अच्छा, अब हम पढ़ेंगे न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। जब हमारे पास एक बंदे की किसी भी ऑर्गन की किसी एक ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, तो उसके बाद जो डायबिटीज़ हमारे पास काज होता है उसे, तो उस डायबिटीज़ को हम कहते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। तो डायबिटीज़ जो काज होता है ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, वो क्यों काज होता है, तो उसके कुछ वजूहत हैं। वजूहत ये है कि हम उसमें न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होती है तो उसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे देते हैं, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साथ साथ में साइक्लोस्पोरिन और इसके अलावा टेक्रोलिमस और सेरोलिमस, ये सारे हम एज मेडिकेशन यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास ऑर्गन हमने दिया है, इस ऑर्गन की रिजेक्शन ना हो। तो ऑर्गन रिजेक्शन की प्रिवेंशन के लिए हम ये कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे देते हैं। आते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड की तरफ। तो कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड सीधा जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेस करते, तो वो इम्यून सिस्टम सीधा जाके हमारे बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर लेता है। बीटा सेल्स हमारे पास ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो इसका क्या क्या इफेक्टिव पैथोजेनिक मैकेनिज्म में ये हमारे जो पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी है इसको रिड्यूस करता है। पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी मीन्स जो हमारे पेरिफेरीज में है, यानी हमारे हाथ और पाँव जो हमारे जिस्म के सेंट्रल पॉइंट से काफ़ी दूर है, इसको हम पेरिफेरीज कहते हैं। तो पेरिफेरल में हमारे जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है, और वहाँ पेरिफेरीज में जो मसल्स है, जो ऑर्गन्स है, हमारे पास जो सेल्स है, वो प्रॉपरली ग्लूकोज को नहीं लेता है। इंसुलिन के लिए उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। साथ साथ में पेनक्रियाटिक इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है और सिक्रेशन है इसको भी कम कर देता है, और जो लेवर है, लेवर के अंदर ग्लूकोन्यूजेनेसिस परफॉर्म करता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस को ये इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोमोट प्रोटीन डिग्रेडेशन टू फ्री अमाइनो एसिड्स, इसके साथ साथ ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी करते हैं मसल्स में, और साथ साथ में लाइपोलाइसिस भी करते हैं। तो प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी हो जाती है, लाइपोलाइसिस भी हो जाती है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड की वजह से जब हम यूज़ करते हैं एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है। तो जब हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लाइपोलाइसिस एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, जो कि डायरेक्टली रिफ़र करता है हमें क्या, वो डायबिटीज़, हमें डायबिटीज़ काज कर देता है। अब कमेंट्स में जाते हैं, डोज डिपेंडेंट, जितना हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा देते हैं उतनी इसकी वो एबिलिटी, डायबिटोजेनिक इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है। जितना कम देंगे उतना एबिलिटी इसकी कम होगी कि डायबिटीज़ काज करे। इम्पैक्ट ऑफ कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ क्रोनिक लो डोज स्टेरॉइड अनक्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ़ौरन जो क्रोनिक लो स्टेरॉइड दे देते हैं, इसको हम फ़ौरन बंद कर दें, तो इसका हमारे पास एक बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट हो सकता है। ये बगैर किसी इफ़ेक्ट के नहीं रहता जब हम क्रोनिक लो स्टेरॉइड को फ़ौरन बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये कोई ना कोई मसला पैदा कर सकता है, यानी ऑर्गन रिजेक्शन, सिंपली ऑर्गन रिजेक्शन काज हो सकता है, एक्यूट ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है। पोटेंशियल रिड्यूस नोडेट रिस्क इन स्टेरॉइड फ्री रेजिमेंट्स। तीसरी बात यह कि जब हम इन स्टेरॉइड के ज़रिए कुछ ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करें जिसमें स्टेरॉइड नहीं होते, तो उसकी वजह से, उसके यूज़ की वजह से नोडेट की जो पोटेंशियल है, जो रिस्क है, वो कम हो जाती है। ठीक है। अगर हम स्टेरॉइड फ्री इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करें तो हमारे पास डायबिटीज़ की जो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से काज होता है उसकी रिस्क कम पड़ जाती है। साथ साथ में साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस को एक साथ में कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ठीक है। CNIs। तो साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस क्या करते हैं? साइक्लोस्पोरिन भी इंसुलिन की सिक्रेशन को कम कर देता है, लेकिन इसकी एबिलिटी इफेक्ट एज कम्पेयर टू टेक्रोलिमस कम है। ये इंसुलिन सिंथेसिस को कम कर देता है और बीटा सेल डेंसिटी को भी अफेक्ट करता है। ये जो CNIs है, यानी साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, इनका भी काम ये है कि ये डायरेक्ट जाके हमारे बीटा सेल्स को, इसकी डिस्ट्रक्शन को वो करता है, एनहेंस करता है, बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट करता है, तबाह कर देता है। तो प्रॉपर इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती, इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं होती, और साथ साथ में जो बीटा सेल की डेंसिटी है, यानी बीटा सेल टाइम के साथ साथ कम होता जा रहे हैं। अच्छा, ये भी डोज डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा देंगे उतना जल्दी वो काज होता है डायबिटीज़, जितना कम देंगे उतना कम डायबिटीज़ वो काज होता है हमें।
डायबिटोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्टेरॉइडल डोज, सिंपल बात मैंने आपको अभी किया। टेक्रोलिमस रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन एंड रिड्यूस इंसुलिन सिंथेसिस। डोज डिपेंडेंट डायबिटोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्टेरॉइड डोज, सेम वही बात है। सिरोलिमस इंक्रीज पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंट है इसको बढ़ाती है। एक होता है इन पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी, दूसरा पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस। पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि पेरिफेरल्स में जो इंसुलिन मौजूद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। तो जब वो इफेक्ट इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो इफेक्ट कम हो जाता है, तो उसी टर्म को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या जब रेजिस्टेंस कम होता है तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिव ऑर्गन। जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे सेंसिटिविटी कम होगा। तो जो सेरेब्रम है ये पेरिफेरल एरियाज में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, यानी वही काम करता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेरिफेरल्स में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सेरेब्रम भी वही करता है। इम्पेयर पेनक्रियाटिक बीटा सेल रिस्पांस, बीटा सेल की जो रिस्पांस है उसको भी ख़त्म कर देता है इम्पेयर। इंक्रीज डायबिटोजेनिसिटी व्हेन यूज विद सीएनआईज, ये भी डायबिटोजेनिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है, डायबिटीज़ जल्दी काज करता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है जब हम ये यूज़ करते हैं सीएनआईज यानी सेक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरफ। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास कई किस्म से के है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है वो ब्रेन, किडनी में और प्लेसेंटा में और साथ साथ में आरबीसी में मौजूद होता है। ये ऐसी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देते हैं विद इन द सेल, और सेल में फिर इसकी ब्रेकडाउन होता है, सेल को एनर्जी वगैरह मिलती है। तो ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज कौन करता है इन 4 आर्गन में? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इन 4 आर्गन में मौजूद होता है, ब्लड सेल्स में और ये बाकी 3 आर्गन में। अच्छा, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है, लिवर, पेनक्रियाटिक बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी, इन 4 जगहों पे हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है, और रैपिड अपटेक और रिलीज ऑफ ग्लूकोज ये कर देता है। इन्हीं 4 आर्गन में, ये इन्हीं 4 जगहों पे जो ग्लूकोज की अपटेक होती है जो या रिलीज होती है, ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की वजह से। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा में अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 हार्ट, स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू एंड सो ऑन। और लास्ट पे जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में मौजूद होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम को भी री एब्जॉर्ब कर देता है। अच्छा, बात है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो ये हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स पेरेंटल, ये एक इंसुलिन है, और दूसरा ग्लूकान लाइक पॉलीपेप्टाइड है GLP-1। तो उसके रिसेप्टर एगोनिस्ट में आते हैं एक्जिनाटाइड और लेरोटाइड। एक्जिनाटाइड और लेराग्लूटाइड ये दोनों बिल्कुल GLP-1 की तरह एक्ट कर देते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हमारे पास आते हैं सल्फोनाइल यूरिएज, जिसमें टलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, टोलाजामाइड, ग्लिमिपिराइड और ग्लिपिजाइड आते हैं। मेग्लिटिनाइड्स में ग्लिनाइड्स, रिपग्लिनाइड्स और नेटिग्लिनाइड्स आते हैं। बिगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन के लिए ये पॉइंट अपने पास नोट कीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम पेशेंट को या डायबिटिक पेशेंट को जो टाइप 2 डायबिटीज़ से अफेक्ट हुआ हो, तो उसको जब हम डोज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला डोज हम मेटफॉर्मिन दे देते हैं। अच्छा, थायोजोलिडिन निडियोन्स, इसमें रोजीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आते हैं। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, एकार्बोज, नेग्लिटॉल और वोग्लिबोज, ये तीनों इसमें आते हैं। अच्छा, DPP-4 इनहिबिटर्स, ये सारे नाम वगैरह है, आप ये पढ़ लिए, हम आगे बाय नेम इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सल्फोनाइल यूरिएज फर्स्ट जनरेशन में टलबुटामाइड आते हैं, सेकंड जनरेशन में ग्लिबिन, क्लामाइड और ग्लिपिजाइड आते हैं। मिग्लिटिनाइड एनालॉग्स में रिपग्लिनाइड, वही नेटिग्लिनाइड्स, ये भी हमने पढ़ी है। ग्लूकोकान GLP-1 रिसेप्टर में हमारे पास एक्जिनाटाइड, लेराग्लूटाइड अभी पढ़े हैं। DPP-4 में सिटाग्लिप्टिन, वेल्डाग्लिप्टिन, सिक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ये सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन सेंसिटाइजर कौन कौन से है? तो वो बेगोनाइड्स है और थायोजोलिडिनोडोन्स थे। ये दोनों इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। इससे पहले जो थे वो क्या थे? वो इंसुलिन सिक्रेटागोग्स यानी इंसुलिन सिक्रेशन को एनहेंस करते थे, और इसके बाद वाले जो है ये इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन को इंक्रीज करते हैं, इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं। और साथ साथ में अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर है, एकार्बोज, मेग्लिटोल और वोग्लिबोज की बात मैंने अभी की। और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 यानी SGLT2 इनहिबिटर्स है, जिसमें डेपाग्लिफ्लोजोन और केनाग्लिफ्लोजोन और एप्राग्लिफ्लोजोन आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक आइलेट्स।
इट इज़ ए प्रोटीन कंटेन 51 अमाइनो एसिड। इंसुलिन हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि प्रोटीन से बना है, अमाइनो एसिड से बना है। इसमें 51 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं जो कि बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास में उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन सिक्रेशन किस तरह होती है? इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाटिक बीटा सेल इन रिस्पांस टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई के रिस्पांस में इंसुलिन पेनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है। स्पेशली ग्लूकोज एंड इंक्रेटिन हार्मोन्स। ग्लूकोज और इंक्रेटिन हार्मोन दो किस्म की चीज़ें हैं जिसके रिस्पांस में हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है। या तो ग्लूकोज होगा या इंक्रेटिन हार्मोन्स। इंक्रेटिन हार्मोन्स क्या काम करता है? ये इंक्रेटिन हार्मोन्स हमारे पास इंटेस्टाइन में मौजूद होता है जो कि 60 to 70% ग्लूकोज इंसुलिन की सिक्रेशन करता है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद है इंसुलिन सिक्रेशन। इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाटिक बीटा सेल इन रिस्पांस टू ग्लूकोज या सर्टेन पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम इंक्रेटिन कहते हैं। और इंक्रेटिन हमारे पास कौन कौन से हार्मोन है? जो ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर 1 है, ग्लूकागॉन डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड है, GIP और GLP-1। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन इन पेनक्रियास। पेनक्रियास में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स पाए जाते हैं। ये ऊपर जो आपको रेड कलर में नजर आता है ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है। साथ साथ में ये जो बाहर आपको इर्द गिर्द देखते हैं ये हमारे पास एक्सोक्राइन एसिनस है। ठीक है, साथ साथ में फर्स्ट लेयर एक्सोक्राइन एसिनस के अंदर फॉरन फर्स्ट लेयर जो है वो अल्फा सेल्स का होता है और ये ग्लूकागॉन को सिक्रेट करता है। इसके बाद दूसरा लेयर वो बीटा सेल्स का होता है जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करता है। साथ साथ में आपको ये वाला जो सेल दिखता है ये डेल्टा सेल है। ये जो अल्फा और बीटा सेल के साथ है, अल्फा सेल इधर भी है और बीटा सेल के साथ इधर भी है। ये जो लेंथी सेल है डेल्टा सेल ये हमारे पास सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करता है। और साथ में ये छोटा सा जो सेल आपको दिखता है येलो कलर का तो ये हमारे पास एफ सेल है जिसको हम PP सेल भी कहते हैं यानी पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अच्छा, अल्फा सेल 20% हमारे पास अल्फा सेल होते हैं पेनक्रियास में, 70% बीटा सेल होते हैं और 5% डेल्टा सेल होते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो है ये बहुत कम होते हैं जो दूसरे सेल्स हैं PP सेल्स। डेली पेनक्रियाटिक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिट्स 0.7 to 1.3 मिलीग्राम। ये इंसुलिन की वैल्यू है जो डेली प्रोड्यूस होता है एक एडल्ट इंडिविजुअल में। प्रोड्यूस विद इन द पेनक्रियास बाय बीटा सेल। ये इंसुलिन जो है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, आइलेट ऑफ लंगरहांस। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पाउल लंगरहान ने 1869 में आइडेंटिफाई किया था। आइलेट ऑफ लंगरहान क्या होते हैं? वो अल्फा सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लंगरहान में, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं, PP सेल्स होते हैं। अल्फा क्या काम करता है? सीक्रेट ग्लूकागॉन। ये सारी बातें मैंने अभी की है। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, PP सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक का मतलब ये है कि फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल और कैटाबॉलिज्म इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो एनाबॉलिक हार्मोन है इंसुलिन जो कि हमारे पास जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसको भेज देता है आगे और कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में जो कि हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। तो एनाबॉलिक है, कंस्ट्रक्शन करता है लार्ज मॉलिक्यूल के स्मॉल मॉलिक्यूल से, स्मॉल मॉलिक्यूल को कंबाइन कर करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड बिल्ट फ्रॉम 51 अमीनो एसिड चेन। ए कंसिस्ट ऑफ 21 अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ 21, बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 30 अमीनो एसिड, 2 चेन लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंसुलिन की डिस्कवरी किस तरह हुई? इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय बेंटिंग एंड बेस्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनक्रियास। इस तरह हुआ कि ये दो जो साइंटिस्ट है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने डॉग से यानी कुत्ते से वो पेनक्रियास निकाल दी, पेनक्रियास रिमूव कर दी। तो जब पेनक्रियास रिमूव हो गई डॉग से तो जब वो खाना खा रहा था तो पेनक्रियास तो था ही नहीं, तो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ गया, उसको डायबिटीज़ काज हुआ, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, तो जब उन्होंने पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट ले लिया और उसको इंजेक्ट किया डॉग को तो उसका ब्लड का जो लेवल है वो नॉर्मल की तरफ वापस आ गया। तो यहाँ से उन लोगों ने डिस्कवर किया कि ये जो इंसुलिन है ये मेनली काम करता है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अच्छा, रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरह है? ग्लूकोज एंटर टू बीटा सेल की तरफ ग्लूकोज आ जाते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू के जरिए। ये हमने पढ़ा है
पिछली स्लाइड में कि जो बीटा सेल्स है इसमें हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 मौजूद होता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की मदद से ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आ जाते हैं और इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है साथ साथ में। तो इससे एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होती है और जब एन इंक्रीज इंट्रासेल्युलर एटीपी क्लोजेस द एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, जब हमारे पास एटीपी बढ़ जाती है तो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। और पोटाशियम की जो चैनल है यानी पोटाशियम की मूविंग आउट को वो ब्लॉक कर देता है फ्रॉम लिविंग द सेल, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम लेस नेगेटिव, तो अंदर की जो सेल वो है वो लेस नेगेटिव हो जाता है, बाहर की तरफ से सोडियम का आना शुरू हो जाता है और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही होती है, जिसको हम कहते हैं डिपोलराइजेशन। जब डिपोलराइजेशन काज होता है तो डिपोलराइजेशन के साथ साथ कैल्शियम जो वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट है वो भी ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम भी अंदर आना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम जब अंदर आना शुरू हो जाता है तो बीटा सेल्स के जो वेसल्स है जिन जिन वेसिकल्स में हमारे पास इंसुलिन स्टोर होता है बीटा सेल्स में, तो ये इसके साथ जब इसके पास जाता है तो उसकी कंट्रैक्शन काज कर लेता है और कंट्रैक्शन के बाद फ़ौरन हमारे पास इंसुलिन वो इसको सिक्रेट कर लेता है, इंसुलिन सिक्रेट हो जाते हैं। हाउ इंसुलिन एक्ट, अब इसका काम किस तरह ये परफॉर्म करते हैं। तो आफ्टर इंसुलिन एंटर द सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन आ जाते हैं तो ये टिश्यू में डिफ्यूज हो जाते हैं, वेयर इट इज बाउंडेड बाय रिसेप्टर, मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाते हैं, जो कि 2 किस्म के अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। जो अल्फा सब यूनिट है द इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अल्फा सब यूनिट विच इज इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, अल्फा सब यूनिट सेल से बाहर मौजूद होता है और ग्लूकोज या इंसुलिन जो बाहर से आता है तो इसके साथ बाइंड कर देता है, इंसुलिन आके बाहर सेल के लगे हुए इस अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। और जो बीटा सब यूनिट है तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस सेक्शन में मेम्ब्रेन के मौजूद होता है, यानी एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक फैला हुआ होता है। ये आगे डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है। टायरोसिन काइनेस की मदद से ये इंसुलिन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं या इंसुलिन के इफेक्ट को लेके जाते हैं। द बाइंडिंग ऑफ एन इंसुलिन मॉलिक्यूल to the alpha subunit activates the receptor by phosphorylation, followed by several reactions occurring within the cell representing insulin's second message and exert multiple effect on glucose regulating organs। इधर ये क्या कहते हैं कि जब इंसुलिन अल्फा सब यूनिट के साथ बैंड होता है तो अल्फा सब यूनिट वो रिसेप्टर्स को फास्फोरिलेशन के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। तो जब रिसेप्टर फास्फोरिलेशन के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं तो उन्हीं रिसेप्टर के साथ जितने भी चीज़ें रिलेटेड होती है वो सारे रिएक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, विद इन द सेल प्रेजेंटिंग इंसुलिन सेकेंड मैसेज। जब सारे बाहर अल्फा सब यूनिट के साथ पहला रिएक्शन ये प्राइमरी हो गया और अल्फा सब यूनिट के रिएक्शन के बाद फास्फोरिलेशन के बाद अंदर जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए उन्हीं रिसेप्टर की वजह से जो न्यू रिएक्शन स्टार्ट हुए, सेवरल रिएक्शन स्टार्ट हुए, उसको सेकंड मैसेज हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन इस तरह काम कर देता है। एन एग्जैक्ट मल्टीपल इफेक्ट ऑन ग्लूकोज रेगुलेटिंग ऑर्गन, जो ग्लूकोज रेगुलेटिंग ऑर्गन है उसमें मल्टीपल इफेक्ट काज करता है, यानी इंसुलिन की सिक्रेशन, इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना, ये सारे। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन आप इधर देखें, ये हमारे पास जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है, इधर ये इंसुलिन मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल बाहर से आके किसकी चीज़ के साथ बैंड हो जाता है, अल्फा सब यूनिट के साथ। और हमने क्या कहा कि अल्फा सब यूनिट हमारे पास वेरी एंटायर एक्स्ट्रा सेलुलर है, जबकि बीटा हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है। ये आप क्लियर कट देख सकते हैं, जहाँ ये बाहर से लेके अंदर तक फैला हुआ है। तो जब इंसुलिन इसके साथ बैंड होता है तो ये बीटा सेल, अल्फा सेल इसके जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट करता है दूसरे रिसेप्टर्स को फास्फोरिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो जब बीटा सेल एक्टिवेट होता है तो ये मुख्तलिफ जो फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, वो है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, साथ साथ में ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, साथ साथ में इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ये इफेक्ट काज करता है तो वो इफेक्ट ये है कि ये इधर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 इन्हीं वेजिकल के ऊपर भी काम करता है और इन्हीं वेजिकल को पुश करता है किस चीज़ की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जब ये पुश होके चले जाते हैं इधर, तो ये क्या काम करता है, ये हमारे पास एक मिनट। अच्छा, तो जब ये वेजिकल्स इधर आते हैं इस साइड पे तो ये ग्लूकोज को अट्रैक्ट करके सेल के अंदर लेके आते हैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है हमारे पास, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है येलो कलर के। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू ही अंदर आ जाते हैं। तो ये जो बीटा सेल है ये हमारे पास एक्टिवेट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 वेजिकल्स को, और वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 रिलीज करके सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज देते हैं, जहाँ पे वो अटैच होकर ग्लूकोज को अंदर की तरफ आने देते हैं। आगे जाते हैं इसका लिवर पे क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल वही इफेक्ट सारे हमने ऑलरेडी पढ़े कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस
वो ख़त्म होगा, बंद कर देगा, ग्लूकोन्यूजेनेसिस बंद कर देगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को परफॉर्म करेगा और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस यानी लिपोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन तो हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि ग्लाइकोजन बने। ग्लूकोनोजेनेसिस, ग्लूकोज तो ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों ग्लूकोज बनाए, तो वो भी इनहिबिट हो गया। साथ साथ में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ठीक है, तो जो ट्राइग्लिसराइड है या लिपोजेनेसिस है वो भी स्टार्ट होता है। मसल पे क्या इफेक्ट है? प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस और इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये मसल में करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या करता है? लिपोजेनेसिस, ये ऑलरेडी हमने इधर पढ़ा लिवर में भी, तो ये स्टोरेज करता है किस चीज़ का? ग्लूकोज का। और इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, तो ग्लूकोज अपटेक भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये सिंपल इंसुलिन है, ये एडिपोज टिश्यू है, ये मसल सेल है और ये लिवर है। तो इसका इफेक्ट क्या क्या है? ये ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कर देता है, लिपोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है, लिपिड फॉर्मेशन कर देता है ग्लूकोज से, और लिपोलाइसिस को कम कर देता है। इधर मसल सेल में ग्लूकोज अपटेक करता है, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लिवर में जो ग्लूकोनोजेनेसिस है उसको कम कर देता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करते हैं और लिपोजेनेसिस को भी इंक्रीज कर देता है साथ साथ में। अच्छा, ये वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशन है हमारे पास, जो कि आप ऑलरेडी इजीली पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन है जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रैपिड एक्टिंग एनालॉग और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग, इंटरमीडिएट और एक्सटेंड लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग और प्रीमिक्स। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी पढ़ लें, और इनके ऑनसेट कितना होता है, पीक कितने टाइम तक होता है और टोटल टाइम कितना होता है। साथ साथ में इनके ब्रांड नेम और बेसल है या बोलस है कौन सा है, ठीक है, ये भी देखना है। और डोजिंग शेड्यूल भी आप, ये पोस्ट पेरेंटल है, पोस्ट पेरेंटल है या प्री पेरेंटल है, खाने से पहले या खाने के बाद यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है इंसुलिन के? तो इंसुलिन के सिर्फ और सिर्फ दो एडवर्स इफेक्ट है। एक ये कि हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करे। जब ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया काज होगा। जब ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस इंक्रीज होता जाएगा मसल्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो बंदा क्या बन जाएगा? फैटी बन जाएगा, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। ठीक है, ये दो इफेक्ट है। Reaction to insulin hypoglycemia can occur following unintentional injection of large dose। हाइपोग्लाइसीमिया कुछ चीज़ों की वजह से काज होता है। एक तो जब हम इंसुलिन की अनइंटेंशनली एक लार्ज डोज खा लें, या हम इंसुलिन की नॉर्मल डोज खा लें लेकिन इसके बाद खाना ना खाए, मिसिंग अ मील आफ्टर इंजेक्शन, और बाय परफॉर्मिंग विगोरस एक्सरसाइज, हम इंसुलिन वो भी यूज़ करें और साथ साथ में हम विगोरस एक्सरसाइज करें, तो हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है हमारे। ठीक है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम और पल्पिटेशन होता है, ट्रेमर्स होते हैं, हमें डिजीनेस होती है, सर का दर्द, बिहेवियरल चेंजेस और फैटीग। ट्रीटमेंट ग्लूकोज मस्ट बी गिवन ओरली और आईवी फॉर सीवियर केसेस, रिवर्सेस द सिम्टम्स रैपिडली। ठीक है, तो हम फ़ौरन ग्लूकोज दे देते हैं अभी ग्लाइसेमिक कंडीशन में, ताकि हम या ओरली देते हैं या आईवी दे देते हैं। जब बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो आईवी दे देते हैं। ठीक है, और ओरली और आईवी ग्लूकोज में डिफरेंस ये है कि ओरली ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आईवी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज लाइक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या होते हैं? इंक्रेटिन मिमेटिक्स। तो ग्लूकोज लाइक पॉलीपेप्टाइड्स हमारे पास एक किस्म के प्रोटीन है जिनका काम ये होता है कि वो इंसुलिन की सिक्रेशन को एक्टिवेट करें, स्टिमुलेट करें। ठीक है, इंक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइन इन रिस्पांस टू फूड। जब हम खाना खाते हैं तो इंक्रेटिन हार्मोन इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ओरली एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज स्टिमुलेट ग्रेटर रिलीज ऑफ इंसुलिन देन द सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिलीवर्ड बाय इंजेक्शन। ये बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको की है कि जब हम ओरली ग्लूकोज देते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो ओरली ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इंक्रेटिन हार्मोन हमारे पास इंटेस्टाइन में होते हैं और वो रिलीज होते हैं, और इंक्रेटिन हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंसुलिन के सिक्रेशन पे। ठीक है, some signal is produced from the gastrointestinal tract or gut that increase insulin release whenever food is consumed। ठीक है, बाज some signal is produced from the gastrointestinal tract, ये जो GIT है इससे कुछ सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक इंक्रेटिन मिमेटिक्स, दिस सिग्नल आर इंक्रेटिन पेप्टाइड हार्मोन।
ठीक है। इंक्रेटिन इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन एंड डिक्रीज ग्लूकागॉन। फर्दरमोर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज हैव डिमिनिश्ड इंसुलिन रिलीज इन रिस्पांस टू मील। जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग होते हैं तो मोस्टली उनका जो इशू होता है ये भी होता है कि उनमें इंक्रेटिन मिमेटिक्स नहीं होते। तो इंक्रेटिन मिमेटिक्स जब नहीं होते तो वो इंसुलिन को प्रॉपरली रिलीज नहीं कर सकते, उनके अंदर इंसुलिन की सिक्रेशन की एबिलिटी वो नहीं होती है। ओरल ग्लूकोज, इंट्रावेनस ग्लूकोज, ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर का है ओरल ग्लूकोज और ये इंट्रावेनस ग्लूकोज ये इंसुलिन का लेवल है। तो जब हम इंट्रावेनस दे रहे थे तो ये बार आप देख सकते हैं नीचे है ग्राफ और ये ग्राफ ऊपर है। तो ज़्यादा इंसुलिन की सिक्रेशन कहाँ पे होती है? ओरल। व्हाट इज DPP-4? अच्छा, ये एक और किस्म का मॉलिक्यूल है। तो DPP-4 एक स्पेशल किस्म का एंजाइम है। इसका काम यह है कि ये सीधे जाके GLP मॉलिक्यूल को तोड़ मरोड़ता है, ठीक है। जब GLP मॉलिक्यूल हमारे पास टूट जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हमारे पास इंक्रेटिन मिमेटिक्स यानी ख़त्म हो गए। इंक्रेटिन मिमेटिक्स नहीं होंगे तो इंसुलिन की सिक्रेशन वाली एबिलिटी बॉडी में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जो 60 to 70% इंसुलिन की सिक्रेशन को एक्टिवेट करता है इंक्रेटिन मिमेटिक्स, तो वो DPP-4 की वजह से ख़त्म हो जाता है। ये कहते हैं कि DPP-4 इज एन एंजाइम विच काज द डिग्रेडेशन ऑफ GLP-1 लीडिंग टू टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। अच्छा, ये फूड इंजेक्शन, खुराक अंदर आ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स, तो ग्लूकोज, फैटी एसिड और GLP-1 एंड GIP, DPP-4, तो ये GLP-1 और GIP के थ्रू, ठीक है, ये फूड प्रोसेस होते हैं। लेकिन DPP-4 इनहिबिटर आके इन दोनों की डिग्रेडेशन करती है। तो ये जो ग्लूकोज और फैटी एसिड इनकी फिर हमारे पास क्या नहीं होता, ये GLP-1 और GIP जब रिलीज नहीं होते, मौजूद नहीं होते, तो इंसुलिन की सिक्रेशन हमारे पास नहीं होगी। ये इंक्रेटिन मिमेटिक्स की तरह काम करते हैं। अच्छा, what is incretin effect? Incretin effect is defined as the increased stimulation of insulin secretion after oral injection of glucose as compared to intravenous administration of glucose। वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी रिपीट की कि जब हम इंट्रावेनसली ग्लूकोज को इंजेक्ट करें और जब हम ओरली ग्लूकोज ले लें, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है इंसुलिन की रिलीजिंग में, तो इसको कहते हैं इंक्रेटिन इफेक्ट। यानी जब हम ओरली लेते हैं ग्लूकोज को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है 60 to 70%, और जब हम इंट्रावेनसली लेते हैं तो ये 60 to 70% जो इंक्रेटिन का इफेक्ट है ये कम होता है एज इंसुलिन रिलीज के लिए। Incretin hormone are responsible for 60 to 70% of postparental insulin secretion. Patient with type 2 diabetes exhibit loss of incretin effect. टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में इंक्रेटिन इफेक्ट नहीं होता इसी वजह से। अच्छा, इंक्रेटिन मिमेटिक्स क्या है? इंक्रेटिन मिमेटिक्स आर एजेंट्स दैट एक्ट लाइक इंक्रेटिन हार्मोन। इंक्रेटिन हार्मोन GLP-1 है हमारे पास ना, तो वो चीज़, वो मेडिसिन, हर वो केमिकल जो इस तरह काम करता है जिस तरह GLP-1 काम करता है, यानी इंक्रेटिन की मिमिक्री करता है। तो उसका काम इंसुलिन की सिक्रेशन है। तो इसकी मिमिक्री में जब ये अपना रोल परफॉर्म करेगा तो ये भी इंसुलिन की सिक्रेशन करेगा। और उसके दो एग्जांपल है, एक्सेनाटाइड और लिराग्लुटाइड, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? द इंक्रेटिन मिमेटिक्स आर एगोनिस्ट ऑफ GLP-1 रिसेप्टर। इंसुलिन की सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइमिंग, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है, तो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। फूड इनटेक को रिड्यूस कर देता है। तो जब हमारे पास फूड इनटेक हम उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, हमारी उसकी इंटेस्टाइन की और स्टोमक की, तो जब उनकी मूवमेंट कम हो जाती है तो अब फूड आराम आराम से अब्जॉर्ब होते हैं, तो एपेटाइट बहुत कम काज होता है, हमें भूख नहीं लगती। डिक्रीज पोस्टपेरेंटल ग्लूकोगॉन सिक्रेशन, साथ साथ में ग्लूकोगॉन की सिक्रेशन भी करते हैं खाने के बाद, और प्रोमोट बीटा सेल प्रोलिफरेशन, बीटा सेल की प्रोलिफरेशन भी कर देता है। अच्छा, रिलीज ऑफ इंक्रेटिन इन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ये सारा कुछ जो अभी हमने पढ़ा है वही डायग्रामेटिकली उन लोगों ने प्रेजेंट किया है। अच्छा, एक्सेनाटाइड हमारे पास क्या है? एक्सेनाटाइड अप्रूव्ड इन 2005 एज ए पेप्टाइड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम लिजर्ड वीनोम एक्जेंडिन। ये लिजर्ड वीनोम से हमने एक एक्सट्रैक्ट किया था। कब? 2005 में ये अप्रूव हुआ था, ठीक है। तो एक्जेंडिन, एक्सेनाटाइड। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? लिराग्लुटाइड इज मोर इफेक्टिव देन एक्सेनाटाइड। अब
इसी का फंक्शन एक्जिनाटाइड और लिराग्लुटाइड जिन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंक्रेटिन मिमेटिक्स का है। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन, ठीक है, 60 to 70% इंसुलिन की सिक्रेशन को ये इंक्रीज कर देता है। लिराग्लुटाइड इज मोर इफेक्टिव देन एक्जिनाटाइड, एक्जिनाटाइड से लिराग्लुटाइड ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि लिराग्लुटाइड स्टेबल भी ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस यानी DPP4 के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। DPP4 क्या करता है, इंक्रेटिन मिमेटिक्स की डिग्रेडेशन करता है, GLP की डिग्रेडेशन करता है, तो इसके खिलाफ ये अपना जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू एक्जिनाटाइड। मोरओवर एंटी एक्जिनाटाइड एंटीबॉडीज फॉर्मेशन लेड टू डिक्रीज एफिकेसी ऑफ एक्जिनाटाइड। साथ साथ में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज एक्जिनाटाइड के खिलाफ एंटीबॉडीज भी बनते हैं, तो वो इसकी इफिशियंसी को कम कर देता है, लेकिन लिराग्लुटाइड के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनते जितना इसके खिलाफ बनती है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इफेक्ट, बीइंग पॉलीपेप्टाइड एक्जिनाटाइड एंड लिराग्लुटाइड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली, ठीक है, ये सबक्यूटेनियसली हम एडमिनिस्टर करते हैं। लिराग्लुटाइड इज हाईली प्रोटीन बाउंड एंड हैज अ लॉन्ग हाफ लाइफ, ये प्रोटीन बाउंडेड है और इसी वजह से इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। अलोइंग फॉर वंस डेली डोजिंग विदाउट रिगार्ड्स टू मील, सिर्फ एक दफ़ा दिन में हम दे देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्यों काज, वोमिटिंग क्यों काज होगा, कॉन्स्टिपेशन क्यों काज होगा, इसलिए काज होगा क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट है हमारे GIT की तो वो कम हो गया है। तो GIT की मूवमेंट जब हमारे पास कम होगा तो ये आगे काम नहीं करेगा। मूवमेंट कम है तो खुराक नहीं जाता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। कॉन्स्टिपेशन, जब हम ऊपर से कुछ और खा लेते हैं तो हम कोई एपेटाइट नहीं होती, लेकिन हम भी खा लेते हैं तो इसकी वजह से ये गेट रिफ्लेक्स वापस शो करता है, हम मूवमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें। पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि हम बहुत सारा कुछ खा लेते हैं। पेनक्रियास को बार बार यह वो मिल जाती है कि आप और भी प्रोड्यूस करें और भी प्रोड्यूस करें और भी प्रोड्यूस करें इंसुलिन को, तो इस वजह से पेनक्रियाटाइटिस काज होता है। और जो खाना वगैरह हम खाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम होता है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे भी ब्लड में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं, उनको वहाँ पे रहने के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी और वेट लॉस। अच्छा, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग में हमारे पास क्या आता है, DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 एंड GIP आर द नॉन सबस्ट्रेट ऑफ DPP4। अब DPP4 GLP-1 और GIP को क्या करता है, डिग्रेड करता है। तो अब जब हम डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोसेस इंसुलिन की जो मिमिक्री है, जो इंक्रेटिन की मिमिक्री करते हैं इंक्रेटिन मिमेटिक से, तो इन्हीं चीज़ों को जब हम सालिम रखते हैं तभी हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा सिक्रिएट होगा। तो जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रिएट होगा तो उसके लिए DPP4 को हमने ब्लॉक करना है। तो DPP4 के लिए, इसकी ब्लॉकेज के लिए हम DPP4 इनहिबिटर यूज़ करते हैं। सेलेक्टिवली इनहिबिट दिस एंजाइम इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ इंक्रेटिन। जब DPP4 ब्लॉक होगा तो जो हमारे पास इंक्रेटिन मिमेटिक्स है उनकी जो एक्शन होगी, टाइम ऑफ एक्शन वो बहुत ज़्यादा होगी और वो अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। इनमें जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं, सेटाग्लिप्टिन, बेल्टाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन, ठीक है। The first agent of this class, sitagliptin, was approved by FDA in 2006। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ DPP4 इनहिबिटर क्या है, ये जो DPP4 एंजाइम है इसके साथ बंड होता है प्रोलॉन्गिंग द एक्टिविटी ऑफ इंक्रेटिन हार्मोन, और वो इंक्रेटिन हार्मोन को बचाता है जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, द DPP4 इनहिबिटर आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ओरली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। फूड डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, खुराक इसकी एक्सटेंट को अफेक्ट नहीं करता। एलोग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन आर मोस्टली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। जो एलोग्लिप्टिन है, सिटाग्लिप्टिन है, ये अपना काम करके जब सिक्रेट होता है तो बिल्कुल अनचेंज सिक्रेट होता है। अल्टी DPP4 इनहिबिटर एक्सेप्ट लिनाग्लिप्टिन रिक्वायर डोसेज एडजस्टमेंट इन रिनल डिसफंक्शन। जिस पेशेंट में यानी रेनल डिसफंक्शन वाले जितने भी पेशेंट हैं तो उन्हीं सारी पेशेंट में जो DPP4 है इनकी एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारे के सारे DPP4 वो रिनल के थ्रू बाहर जाते हैं यानी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं सिवाय लिनाग्लिप्टिन के। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट क्या है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट आर नेसोफेरेंजाइटिस एंड हेडेक, although infrequent pancreatitis has occurred with the use of all DPP4 inhibitors। सल्फोनाइल यूरियस क्या होते हैं, ये सेक्रेटोगोग्स है यानी इंसुलिन की सिक्रेशन कर लेते हैं। सल्फोनाइल यूरियस आल्सो नोन एज इंसुलिन सिक्रेटोगोग्स बिकॉज दे प्रोमोट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास की बीटा सेल से ये इंसुलिन को सिक्रेट करने में मदद देता है। दो किस्म
हमने पढ़े स्टार्ट में, एक वो होता है जो इंसुलिन की सिक्रेशन कर लेते हैं, दूसरा वो होता है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो सल्फोनाइलयूरेज और मेग्लेटिनाइड्स या ग्लिनाइड्स, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये सिक्रेटोगोग्स है, ठीक है। सल्फोनाइलयूरेज वर अमंग द फर्स्ट ओरल मेडिसिन अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे पहली ओरल मेडिकेशन है जो कि एज ए टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो यूज हुआ होता है। They were discovered by accident in France by a researcher who was working on the drugs for typhoid fever. ये accidentally discover हुआ। Animal that were given sulfonylureas displayed unusual behavior and were found to have hypoglycemia. कुछ एनिमल इस तरह थे कि जब इनको ये सल्फोनाइलयूरेज दे दिया गया तो उनमें कुछ अनयूजुअल बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहे थे, और क्या हुआ, उनमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम होता चला गया, हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चले गए। इट वॉज क्विकली रिकॉग्नाइज दैट दिस ड्रग्स कुड बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो पता चला कि ये जो ड्रग्स है हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। डायबिटीज़ में क्या होते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता, तो जब हम ये दे देते हैं तो ग्लूकोज इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। सिंस सल्फोनाइलयूरेज वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द पेनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन, ये इंसुलिन पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करने में मदद देता है। दे आर ओनली यूजफुल इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज हुज बीटा सेल स्टिल प्रोड्यूस इंसुलिन। ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज में हम यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों में बीटा सेल अब भी इस काबिल है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कम मिकदार में। अच्छा, mechanism of action of sulfonylureas. These drugs exert their hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from the pancreatic beta cell. वही सेंटेंस बार बार। अच्छा, ये हमारे पास सेल है, तो ये सेल के अंदर, बीटा सेल के अंदर क्या होता है कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब हम पढ़ते हैं सल्फोनाइलयूरेज की, जो कि ऑलरेडी हमने पहले पढ़ी भी है। ये सेल है, सेल में पेनक्रियाटिक बीटा सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है, वो ग्लूकोज को लेके अंदर लेके आते हैं, उसकी ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो अंदर हमारे पास एटीपी इंक्रीज होता है। जब एटीपी इंक्रीज होता है तो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल वो हमारे पास क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब वो बंद हो जाते हैं तो अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस वो कम होते जा रहे होते हैं। साथ साथ में ये हमारे पास कैल्शियम वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम जो गेट्स है वो भी ओपन कर देते हैं, तो वो भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम जब इधर आते हैं इन वेजिकल्स की तरफ, जिन वेजिकल्स में इंसुलिन मौजूद होते हैं, स्टोर होते हैं, तो उनकी कंट्रैक्शन काज कर लेता है। जब वो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसके साथ फ्यूज होकर इंसुलिन को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, और फिर इंसुलिन आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो ये सल्फोनाइलयूरेज की जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी कि सल्फोनाइलयूरेज सबसे पहले ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होती है, करेक्ट साइकिल, और साथ में एटीपी रिलीज होते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, साथ में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड, और जब वो ओपन हो जाते हैं कैल्शियम अंदर आता है, जिन वेजिकल्स में सोडियम हमारा ये इंसुलिन हमारे पास स्टोर होते हैं, तो वो इसको सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे फ्यूजन करके इंसुलिन को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। सल्फोनाइलयूरेज बाइंड सल्फोनाइलयूरेज रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। सल्फोनाइलयूरेज क्या करते हैं, जो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल है उसके सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर के साथ बेंड करते हैं, और वो जब बेंड करते हैं तो उधर क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम होता है, ठीक है। इफ्लक्स यानी पोटाशियम का जो पोटाशियम बाहर जा रहा होता है या अंदर आ रहा होता है, तो इसकी ब्लॉकेज हो जाती है, और इसकी वजह से डिपोलराइजेशन हमारे पास काज हो जाती है। डिपोलराइजेशन open a voltage gated calcium channel and result in calcium influx in these release of performed insulin and the release of performed insulin, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ। ये सल्फोनाइलयूरिया है, ये पोटाशियम चैनल है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, अंदर आके मेटाबॉलिज्म, ये पोटाशियम रेगुलेटेड चैनल, एटीपी सेंसिटिव चैनल जो पोटाशियम के है ये, ठीक है। साथ साथ में कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर देते हैं, ठीक है, और इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर आपको शो हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरेज, वेट गेन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। दिस शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन हेपेटिक और इनसफिशिएंसी एज अक्युमुलेशन ऑफ सल्फोनाइलयूरेज में काज हाइपोग्लाइसीमिया। जो हेपेटिक पेशेंट होते हैं
या रीनल पेशेंट जो होते हैं, तो सल्फोनाइल यूरियाज तो हमने अभी बात की है कि ये बाहर किस चीज़ के थ्रू जाते हैं, यूरिन वगैरह में जाते हैं, तो और लिवर में इसकी डिग्रेडेशन होती है। तो जब किसी पेशेंट में एबनॉर्मेलिटीज हो लिवर की या किडनी की रीनल की, तो उनमें हम इसकी डोसेज को क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के ज़रिए दे देते, क्योंकि जब सल्फोनाइल यूरियाज बाहर नहीं जाते, अकोमोलेट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिक शॉक्स। अच्छा, मेग्लिटनाइड्स की तरफ आते हैं। मेग्लिटनाइड्स या ग्लिनाइड्स, दिस क्लास ऑफ एजेंट इंक्लूड रेपेग्लिनाइड, एर्नेटिक ग्लिनाइड्स। ग्लिनाइड्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज इंसुलिन सेक्रेटोगोग्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये दोनों हमारे पास बिल्कुल उसी तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिस तरह ये पहले हमने पढ़ा सल्फोनाइल यूरियाज का। Like the sulfonylureas, the glinides stimulate insulin secretion, ठीक है, bend with beta cell, closing ATP sensitive potassium channel and initiating a series of reaction that result in release of insulin। वही सारा कुछ जो मैंने इंसुलिन की सिक्रेशन के लिए ऊपर सल्फोनाइल यूरियाज में बताया, वही सारा फंक्शन इधर भी ये परफॉर्म करते हैं। इन कंट्रास्ट टू द सल्फोनाइल यूरियाज, द ग्लिनाइड्स हैव अ रैपिड ऑनसेट। बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये और वो, ये ऑनसेट इसकी जो है वो रैपिड है और वो थोड़ा सा लेट अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है। दे आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट अकर आफ्टर अ मील एंड आर कैटेगराइज्ड एज पोस्टपेरेंटल ग्लूकोज रेगुलेटर। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन द अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की अर्ली रिलीज जो होती है ये उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इंसुलिन की अर्ली रिलीज कब होती है, जब हम खाना खाते हैं, तो उसी टाइम इसकी वो होती है पोस्ट पेरेंटल, मतलब खाने के बाद। ग्लिनाइड्स शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनाइल, ये और सल्फोनाइल यूरियाज एक साथ यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है और क्या काज कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। Meglitinides make up a class of drugs used to treat diabetes type 2. They bind to ATP dependent potassium channel on the cell membrane of the pancreatic beta cell in similar manner to sulfonyl urease। जो मेग्लिटिनाइड्स है ये हमारे पास ड्रग्स का एक ऐसा क्लास है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ATP डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल के साथ बैंड करता है और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है जिस तरह सल्फोनाइल यूरियाज परफॉर्म करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स इन फैट, ग्लिनाइड्स शुड नॉट बी टेकन प्रायर टू अ मील, खाने से पहले ये हमें नहीं लेना चाहिए। एंड आर वेल ऑब्जर्व, क्योंकि खाने से पहले जब हम ये लेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज है नहीं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रिएट होगा। जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रिएट होगा तो हमारे ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है वो इंसुलिन के ज़रिए कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और हम जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में। तो इसलिए ये पोस्ट पेरेंडियल है, खाने के बाद हमने यूज़ करना है। बोथ ग्लिनाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू इनेक्टिव प्रोडक्ट बाय साइटोक्रोम P450-3A4। ये एक स्पेशल किस्म का साइटोक्रोम है जो कि लिवर में पाया जाता है और ये इसकी डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कैन काज हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, द इंसिडेंस इज लोअर देन दैट विद सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट सल्फोनाइल यूरियाज के मुकाबले में भी कम होता है और इसकी जो ऑनसेट होती है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज। These agents should be used with caution in patient with hepatic impairment। यही P450A3A4 जो साइटोक्रोम है इसकी डिग्रेडेशन करते हैं। तो जब लिवर एबनॉर्मेलिटी है तो ये एंजाइम हमारे पास नहीं होगा, ये साइटोक्रोम हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट हो सकता है। जो हेपेटिक पेशेंट होते हैं, लिवर के मसाइल वाले पेशेंट होते हैं जिनकी लिवर डिफॉर्मिटीज़ है, तो उन्हीं पेशेंट में हम ये ख्याल करके दे देते हैं। Metformin, biguanides. Metformin, the only biguanide, is classified as an insulin sensitizer. It is increased glucose uptake and used by target tissue, thereby decreasing insulin resistance. मेटफॉर्मिन के बारे में एक बात याद रखना कि ये हम सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस में जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यही मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, Biguanides, metformin। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन इज रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोन्यूजेनेसिस। जो मेटफॉर्मिन है ये लिवर में जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से, प्रोटीन से या इस तरह के लिपिड से, इन्हीं मॉलिक्यूल से जब हमारे पास एनर्जी बनती है, ग्लूकोज बनता है, तो ये इसी प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। Metformin also show slows intestinal absorption
of sugar and improves insulin sensitivity by increasing peripheral glucose uptake and utilization। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन साथ साथ में जो हमारे इंटेस्टाइन है उसी से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है पेरिफेरल एरियाज में ताकि वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर ले। बिगोनाइड्स इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन किस तरह करता है, तो ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो बिगोनाइड्स होते हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ यूँ है कि जहाँ पे ग्लूकोज तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो हमें चाहिए कि मज़ीद ग्लूकोज प्रोड्यूस ना हो लिवर में, जो कि ग्लूकोनेजोनेसिस जिसको कहते हैं, उसी प्रोसेस को ये ब्लॉक कर देता है। साथ साथ में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, उसको ब्लॉक करता है कि मज़ीद ग्लूकोज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, साथ साथ में जो पेरिफेरल एरियाज है उन्हीं एरियाज में इंसुलिन को एक्टिवेट करता है कि आप जो सेल्स है पेरिफेरीज के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ले ले ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है तो वो क्या हो जाए, वो हमारे पास नॉर्मल हो जाए। वेट लॉस में आकर बिकॉज मेटफॉर्मिन काज लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें वेट लॉस भी होता है। मसला क्या है कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी कम कर देता है, उससे ग्लूकोज अपटेक कम कर देता है। तो जब इंटेस्टाइन में ग्लूकोज होता है तो हमें एपेटाइट नहीं लगता, और जब एपेटाइट नहीं लगता तो हम मज़ीद खाना नहीं खाते, जब नहीं खाते तो कई दफ़ा जब खाना छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से वेट लॉस हमारे पास काज होता है। द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड्स मेटफॉर्मिन एज द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2। ये मैंने अभी बताया कि ये इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस है। मेटफॉर्मिन में बी यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर ओरल एजेंट्स और इंसुलिन। अच्छा, excess glucose produced by the liver is a major source of high blood glucose in type 2 diabetes mellitus, accounting for high fasting blood glucose। जो सबसे बड़ा टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे जो मेजर सोर्स है, जो मेजर रिस्क है, जो बड़ा रिस्क है वो ये है कि लिवर की प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, लिवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस इसी की वजह से ही काज होता है मोस्टली। अनवांटेड इफेक्ट्स, डोज रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। लैक्टिक एसिडोसिस इज अ रेयर बट पोटेंशियली फेटल टॉक्सिक इफेक्ट। लैक्टिक एसिडोसिस होता है लॉन्ग टर्म यूज में इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है इसको भी अफेक्ट करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मेटफॉर्मिन शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विद, मेटफॉर्मिन हमने कौन कौन से पेशेंट को नहीं देने, रेनल फेलियर वाले पेशेंट को, हेपेटिक डिजीज़ को, और हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजीज़ को, हार्ट फेलियर और शॉक वाली डिजीज़ को। तो इन 4 किस्म के पेशेंट को हमने ये मेटफॉर्मिन नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिए और इसकी एडवर्स इफेक्ट भी हमने पढ़ लिए। तो वही एडवर्स इफेक्ट जब इन्हीं पेशेंट में आ जाते हैं तो हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, thiazolidinones, the thiazolidinones TZDs are also insulin sensitizer। These two members of this class are the two members of this class are पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन, ये दोनों इस क्लास के मेंबर है। वही इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जिस तरह काम ये बिगोनाइड्स करता है बिल्कुल उसी तरह काम ये थाइजोलिडिनो डोन्स करते हैं। ठीक है, although insulin is required for their action, the TZD do not promote its release from beta cell, so hyperinsulinemia is not a risk। ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता उसको बीटा सेल्स को, बीटा सेल्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता कि इंसुलिन को इंक्रीज करे। तो इसी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया इसके लिए कोई रिस्क नहीं है। इंसुलिन की सिक्रेशन ये करता नहीं है, सिर्फ इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है। तो इंसुलिन की सिक्रेशन जब नहीं होता तो हाइपर इंसुलिनीमिया काज नहीं हो सकता। मैकेनिज्म क्या है, दैट इज ए डी लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो बिगोनाइड्स थे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते थे, ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करना या रेजिस्टेंस डिक्रीज करना दोनों एक ही बात है। बाय एक्टिंग एज एगोनिस्ट फॉर द पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, अ न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर। ये एक न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि PPAR गामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब ये activation of PPAR gamma regulates the transcription of several genes with products that are important in insulin signaling, resulting in increased insulin sensitivity in adipose tissue, liver and skeletal muscle। PPAR gamma ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन, न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर है, जिसका काम क्या होता है कि इंसुलिन सिग्नलिंग करता है, साथ साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है एडिपोज, लिवर और स्केलेटल मसल में। और जब ये अफेक्ट होते हैं
तो इनके लिए हम टीजीटीज यूज करते हैं। तो टीजीटीज बिल्कुल इसकी मिमिक्री करते हैं, इसकी तरह परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। ये टीजीडी पीपीएआर ये के एगोनिस्ट है। अनवांटेड इफेक्ट्स क्या है? वेट गेन होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, हेडेक, फैटीग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर हमारे पास क्या है? ए कार्बोज एंड मेग्लिट्रोल आर ओरल एजेंट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। एक कार्बोज, मेग्लिट्रोल, वो ग्लूकोज, ये तीनों हमारे पास अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर है जो कि हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? लोकेटेड इन द इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर, इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर में यूज होता है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या है असल में? अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। लार्ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और फिर वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो जब ऑलरेडी हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम इंटेस्टाइन से क्या करते हैं? मजीद मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करना नहीं चाहते, तो हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करते हैं, इसके फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसका फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। A carboz miglitol reversal will inhibit alpha glucosidase enzyme. अच्छा, when taken at the start of a meal, this drug delay the digestion of carbohydrates resulting in lower postprandial glucose level. ये हम जब खाने से पहले खाते हैं तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट नहीं होता सिंपल शुगर में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास नहीं होता, तो खाने के बाद जो ग्लूकोज का हमारा लेवल है वो कम ही रह जाता है। अनवांटेड इफेक्ट्स, फ्लैटुलेंस, गैस बहुत ज़्यादा होगा, और लूज स्टूल और डायरिया। लूज स्टूल इसलिए होगा कि एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डायरिया इसी वजह से है कि एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं है। एब्डोमिनल पेन होगा और साथ साथ में ब्लोटिंग होगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ आवाज़ें आपको आती है पेट की तरफ से। अच्छा, SGLT2 यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू SGLT2 इनहिबिटर्स हमारे पास क्या है? आर न्यू क्लास ऑफ डायबिटिक मेडिकेशन इंडिकेटेड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ये एक न्यू क्लास है किस चीज़ के? डायबिटिक मेडिकेशन के। और टाइप 2 ये जितने भी हम मेडिकेशन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे यूज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए। केना ग्लिफलाजिन, डेपाग्लिफलाजिन, एप्राग्लिफलाजिन, ये तीनों इसके क्लास में आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 हमारे पास कहाँ कहाँ मौजूद होता है और इसका काम क्या है? तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एक मॉलिक्यूल होता है जो कि मौजूद होता है किडनी में हमारे पास। वहाँ से ये सोडियम और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज और सोडियम बाहर जाते हैं निफ्रॉन में, तो निफ्रॉन से ये इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में लेके आते हैं ये SGLT2 मॉलिक्यूल। तो अब ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो जब ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा है तो हम नहीं चाहते कि ग्लूकोज हमारे पास मजीद एब्जॉर्ब हो इंटेस्टाइन से, रीनल से, किडनी से, तो हम इन ही मॉलिक्यूल को इनहिबिट करते हैं SGLT2 को। तो जब SGLT2 इनहिबिट हो जाता है, उसका काम बंद हो जाता है, तो जितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो वो सीधा का सीधा जाके हमारे यूरिन में डिस्चार्ज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। Canagliflozin, dapagliflozin decrease reabsorption of glucose, increase urinary glucose excretion and lower blood glucose। यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रेशन को बढ़ाता है जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज जो लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ये आप देख ली, ये SGLT2 इधर अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है सिग्नल 1 में, ठीक है। 90% reabsorption जो होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में होती है, तो वो 90% में से ग्लूकोज और सोडियम भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, तो ये SGLT2 के थ्रू रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो जब हम SGLT2 को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होता है? ये जितने भी ग्लूकोज हमारे पास इधर आ जाता है ये फर्स्ट सेगमेंट में न्यूफ्रॉन के, तो वो सारा का सारा रिलीज होता है जाके यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये एक सिंपल आपके पास डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट क्या है? जेनेटल माइकोटिक इन्फेक्शन यानी कैंडिडियाज होते हैं उसको, जेनेटल्स। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTIs हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है यूरिन में, तो इसकी वजह से। ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ठीक है। इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बार बार उसको पेशाब आती होगी। हाई पोटेंशन, लो BP,
Gliflozin can increase the diuretic effect of thiazides, loop diuretic and related diuretics and therefore increase the risk of dehydration and hypotension। जो ग्लिफ्लोजिन है, जितने भी ग्लिफ्लोजिन है हमारे पास, उसका मेन काम जो होता है वो डायरेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करना होता है। तो जब लूप डायरेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड होता है और जो ग्लूकोज होता है इसको बाहर की तरफ भेज देता है और सिक्रीट करता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन काज होता है। लास्ट में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट। ये प्रिंसिपल ट्रीटमेंट क्या है, इसकी उसूल क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेटफॉर्मिन इज द प्रिफर्ड इनिशियल और ओरल एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट। सबसे पहले हमने मेटफॉर्मिन देना है, ठीक है। इफ मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इनटॉलरेबल एज द इनिशियल ट्रीटमेंट then another class of anti-hyperglycemic agent can be used। अगर मेटफॉर्मिन ने अपना काम नहीं किया और उससे इसका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम पेशेंट की कंडीशन को देख के उसी के अकॉर्डिंग का वो मेडिकेशन हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिचुएशन। इफ मोनोथेरेपी फेल्स, अगर हम एक सिंगल मेडिकेशन यूज करते हैं और वो फेल हो जाता है ग्लाइसीमिक गोल्स में, तो फिर हम कम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं और एक सेकंड एजेंट भी एक साथ इसके डाल देते हैं, यानी एक सेंसिटाइजर यूज़ करेंगे और एक सिक्रेटोगोग यूज़ करेंगे। अगर सिंगली सेंसिटाइजर ने कोई काम नहीं किया तो सेंसिटाइजर के साथ एक सिक्रेटोगोग, तो ये डबल थेरेपी हो गई। तो डबल थेरेपी से हो सकता है कि फिर ये इम्प्रूव हो जाए इसकी जो एबिलिटी है। डुअल कम्बिनेशन थेरेपी कैन बी यूज्ड एज द इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, ठीक है। तो हम पेशेंट को देख के डुअल मैनेजमेंट थेरेपी करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से वो चाहिए, मेडिकेशन चाहिए, कौन कौन से डबल मेडिकेशन हम दे सकते हैं ताकि इसकी जो इंसुलिन की एबिलिटी है ये इम्प्रूव हो सके। Although the maximal dosage of a single oral agent may be prescribed, एक सिंगल जो डोसेज होता है एक ही मेडिकेशन के हम मैक्सिमल डोसेज इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी इज सुटेबल आफ्टर कंसिडरिंग द ग्लूकोज लोअरिंग एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। जब हम ड्रग की साइड इफेक्ट को कम कर देते हैं और ग्लूकोज की एफिकेसी को कम कर देते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कम्बिनेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। When selecting a class of anti-hyperglycemic agent for combination therapy, the glucose lowering efficacy, risk of hypoglycemia, body weight gain, and cardiovascular benefits associated with the drugs is preferentially considered। So when selecting a class of anti-hyperglycemic agent for combination therapy, जब हम combination therapy के लिए anti-hyperglycemic agent की selection करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी ग्लूकोज की लोअरिंग एफिकेसी क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क कितना है इसमें, इसमें वेट गेन कितना होता है, और साथ साथ में जो दूसरे कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स है जो इस ड्रग के साथ एसोसिएटेड है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि हम एक वो यूज़ उठाए जिसका सिंपली है सल्फोनाइल यूरेज और साथ साथ में हम मिगलिटिनाइड्स या ग्लिनाइड्स भी दे दें। तो दोनों को जब हम एक साथ देंगे तो दोनों की हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया की। तो इसलिए हम ऐसे ड्रग को सेलेक्ट करेंगे जिनकी ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो, यानी अगर एक की ग्लूकोज लेवलिंग एफिकेसी ज़्यादा है, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट ज़्यादा है तो वो दूसरे की हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट कम होना चाहिए। अगर एक का वेट गेन इफेक्ट ज़्यादा है तो दूसरे का वेट गेन इफेक्ट ये कम होना चाहिए। द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, on the different mechanism of action, drug interaction and patient preference for combination therapy with more than two classes of anti-hypoglycemic agent should be considered। different mechanism of action हम देखेंगे, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनकी mechanism of action क्या है, पेशेंट के लिए कौन से प्रेफर हम करेंगे, कौन सी एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन में दूसरे के साथ, ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे और उसके बाद हम वो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन। पहले सिंगल थेरेपी यूज़ करेंगे, सिंगल थेरेपी का हाई डोज देंगे जब हम ग्लूकोज लेवलिंग एफिकेसी को नॉर्मलाइज करें और साथ साथ में ड्रग के साइड इफेक्ट को कम करें, तो तब हम डबल थेरेपी यूज़ करेंगे। डबल थेरेपी में देखेंगे कि ऐसी ग्लूकोज लेवलिंग एफिकेसी क्या है, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, साथ साथ में बॉडी वेट गेन की एबिलिटी क्या है, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इंट्रैक्शंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ठीक है। ये सारे हमने देखने और उसके बाद हमने वो
थेरेपी देना है, पेशेंट को मेडिकेशन देने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।